रहा समांतर माध्य के अंदर जो आपका जो थ्योरी का में पोर्शन चल रहा है उसके अंदर मैंने 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, 4-5 पॉइंट जो है। और समांतर माध्य जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर मैंने आपको 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी लिखवाए थे उसके आगे के जो पॉइंट है आपके ये रहे। देखो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन के संबंध में मैंने आपको 4-5 लाइनें अभी लिखवाई थी। और अब आगे देखिए, समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको 3-4 लाइनें लिखवाई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य गणितीय माध्य का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, समांतर माध्य के अंदर बीज विवेचन करना संभव होता है। ठीक है, और जो है समांतर माध्य के अंदर जो पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है, और समांतर माध्य के अंदर जो है वर्गों का जो योग है वो हमेशा न्यूनतम रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे। अब मैं इससे आगे में कुछ 3-4 पॉइंट आपके बारे में और डिस्कस करूंगा। ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं इसलिए मैं आपको सामने लाया हूँ, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम तो करते ही हैं, साथ में थ्योरी का पोर्शन करना भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता। यानी जो समांतर माध्य यानी जो एक्स बार है, मीन है, इसको हम किसी डायग्राम के माध्यम से जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते, है ना। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। देखो समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है आदर्श माप माना जाता है। ठीक है, ये देखो समांतर माध्य यानी जो मीन है हमारा, मीन को क्या करता है, हमें केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी का जो है वो आदर्श माप माना जाता है। आदर्श माप क्यों माना जाता है, क्योंकि समांतर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप माना जाता है, एक आइडियल जो है माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि समांतर माध्य जो है श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। समझ में आई मेरी बात, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए परमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी हमें जो मीन के द्वारा, जब हम समांतर माध्य यानी मीन के द्वारा अगर हम कोई स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करते हैं, वो क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम निकालते हैं उसके अंदर जो है हमारी मीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भूमिका होती है। ठीक है, इससे लिए हम कह सकते हैं कि समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए परमाप विचलन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। अगर हम समांतर माध्य के आधार पर अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाए, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। परमाप विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना केवल समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, उसके अंदर हम जो गणना करेंगे वो हम किससे करेंगे, केवल समांतर माध्य से ही करेंगे। यानी इसके अंदर न माध्य का प्रयोग करेंगे न ही बहुलक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, केवल समांतर माध्य का ही प्रयोग करेंगे। तो एक बात वापस रिकॉल कर देता हूं कि समांतर माध्य स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना केवल समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, समांतर माध्य के परिणामों की शुद्धता का परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समांतर माध्य के जो परिणाम निकलते हैं उसकी जो शुद्धता है, इसकी कितनी 100% एक्यूरेसी है या कितनी एक्यूरेसी है, इसके अंदर वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक चार्लियर परीक्षा, ये देखो चार्लियर परीक्षा विधि के द्वारा जो है इसका पता लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को या वापस सुन लीजिएगा इस लाइन को। ये लाइन कहती है कि समांतर माध्य के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों की शुद्धता हम चार्लियर परीक्षा विधि के द्वारा जो है ज्ञात की जाती है। इस मेथड्स को हम प्रयोग में लेंगे और समांतर माध्य के परिणामों की शुद्धता का हम पता लगाएंगे। समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ मान माना जाता है। मैंने वापस बता दिया आपको कि जो समांतर माध्य होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ या आइडियल माप माना जाता है, एक आदर्श माप माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि समांतर माध्य के श्रेणी के सभी मूल्यों पर जो है आधारित होता है। ठीक है, एक बार पूरा रिकॉल कर लेता हूं, समांतर माध्य को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक जो है आइडियल माप माना जाता है। आइडियल माप क्यों माना जाता है, क्योंकि यह जो है श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है,
जो समांतर माध्य है वह जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो गणना करते हैं, इसके लिए जो है परिमाप विचलन जो है एक सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है। यानी समांतर माध्य के आधार पर अगर हम कोई स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स रहेगा, यानी उसके अंदर जो है किसी प्रकार की गलतियां नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि परिमाप विचलन जब हम निकालते हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं? समांतर माध्यम के जो है के आधार पर निकालते हैं। समांतर माध्य के जो परिणाम होते हैं उनकी शुद्धता की गणना करने के लिए हम एक मेथड प्रयोग में लेते हैं। उस मेथड का नाम है चार्लियल परीक्षा विधि के द्वारा जो है इसकी शुद्धता का जो पता लगाया जाता है। ठीक है, समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का जो एक सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो थ्योरी का जो पोर्शन है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने पेन कॉपी लेके बैठिए और अपने अंदर नोट डाउन करते चलिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर आपको ये जो थ्योरी वाली जो क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन बच्चों को इन क्लासों की अधिक से अधिक रिक्वायर है, जो बच्चे इन क्लासों को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या हो कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो इससे जो है लाभान्वित होना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो समांतर माध्य के कुछ और 4-5 पॉइंट जो रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम माध्य का और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।